आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। कल पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना ने कौम को हैरान कर दिया, एक तकरीर कर दी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी तौर पर मामलात बिल्कुल ठीक हैं। नकाद इससे इत्तफाक नहीं करते। हम ये भी सुन रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोई मुआशी प्लान ला रहे हैं। हम मईशत के ऊपर बात करेंगे। हमारे पास प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, पहले हिस्से में नहीं, दूसरे हिस्से में अली परवेज़ मलिक साहब होंगे, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना, और तनकीद करने वालों में से मिफ्ताह इस्माइल हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन मामला सिर्फ मईशत का नहीं है, असल मामला सियासत का भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अब प्लान को हतमियत दी जा रही है कि इस्लामाबाद की तरफ हमने मार्च करना है, और जो एदाद शुमार हमने देखे हैं, अगर आप उनको देखें तो आपको पता चलेगा कि तकरीबन 20 लाख लोग जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, जितने लोगों की इन्होंने रेशो बनाई है अपने एमपीज़ के हवाले से। इसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मुखासमत चल रही है, उसका अहाता हम करते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमारे पास सेनेटर तलाल चौधरी साहब मौजूद है, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, उनका शुक्रिया। और शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहते हैं कि किसी नामालूम मुकाम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शुएब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आप अभी तो नामालूम मुकाम पर बैठे हैं, लेकिन आपको मालूम होना है 24 तारीख को, क्योंकि आपकी जमात ने कहा है कि जो इसमें शिरकत नहीं करेगा और गिरफ्तार हो जाएगा वो अगली मर्तबा जो है टिकट की उम्मीद ना रखे। देखें, अभी तो गिरफ्तारी से बचने के लिए हम नामालूम जगह पे हैं। अगर गिरफ्तार हो गए तो वो क्या कहते हैं, मुर्दा बदस्ते जिंदा। तो गिरफ्तार हो गए तो हो गए, लेकिन ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन है कि गिरफ्तारी को अवॉइड करना है और 24 को निकलना है और सभी को लेके चलना है, और इंशाअल्लाह ताला हम निकलेंगे। बाकी उसके बाद गिरफ्तारियां होती हैं, जेलों में जाते हैं, कैद बंद की सहूलतें बर्दाश्त करनी है, वो हम पहले भी कराए, दोबारा कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असल बात यह है कि देखें, इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हो गई है इस मुल्क की, जमहूरियत को इन लोगों ने दफन कर दिया, इसलिए कि फार्म 47 की पैदावार जिस तरह मुसल्लत किए गए हैं वो सब आपके सामने है। आइन और कानून चंद लोगों के हाथों में खिलौना बना के रख दिया है, और जिस तरीके से यजीदियत और फस्तायत की बदतरीन मिसालें कायम कर रहे हैं। अभी 10 दिन पहले से हमारे लोगों को उठाना शुरू कर दिया, मेरे घर पे छापे मारे, और हमारे कई वर्कर्स के 80 साला कोई वालदा को उठा लिया, कभी किसको, कभी किसी की बेटी को, किसी की बीवी को, और इस तरीके से जो माहौल पैदा किया हुआ है वो आपके सामने है। क्योंकि एहतजाज करना हमारा बुनियादी आईनी हक है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोकेगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करेगा, हम नहीं कर रहे। लेकिन हम एहतजाज करना चाहते हैं क्योंकि इसलिए कि इस वक्त वाहिद जो एक उम्मीद की किरण थी इंसाफ का निजाम, उसके ऊपर भी 26वीं तरमीम के जरिए हमलावर ये हो चुके हैं। ठीक है, अब हमने एक पुरअमन एहतजाज के जरिए पूरी आवाम को, यूथ को, नौजवानों को, स्टूडेंट्स को लेकर हमने आना है। ठीक, और आप लीड करेंगे ना, तो सारे लोग लीड है। ये 25 करोड़ आवाम से, ठीक है, आपने मैसेज देना है, आप लोगों को लेके बाहर निकलना है और नामालूम मुकामात से निकल कर मालूम होना है। अगर गिरफ्तार हो गए तो फिर देखा जाएगा। जी जलाल साहब, एहतजाज आपकी जमात ने भी किए हैं, प्लानिंग आपकी जमात भी करती होगी, दूसरी जमातें भी करती हैं। उन प्लानिंग्स में और इन प्लानिंग्स में आपको फ़र्क क्या नज़र आता है? तनकीद तो आप करेंगे, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका क्या ख्याल है, प्लानिंग को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, और ये मेरा ख्याल है हमारी गुट्ठी में है ये कारकुनों को लेके आना जाना, जल्द से जुलूस। मैं थोड़ी सी आपको एक रफ फिगर, एक कौमी असम्बली में 10,000, 5-5 हज़ार सूबाई असम्बली का। ठीक, मैं आपको रहीम यार खान, डेरा गाजी खान वगैरह का नहीं बताऊंगा, जड़ांवाला फैसलाबाद जो यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है उसका बताता हूँ। ये बन गया एक हल्के से कितना, 20,000। कितना जी? 20,000। फैसलाबाद में है 11 हल्के, 20,000 एक हल्के में। पूरे फैसलाबाद में इतनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है कि वो इकट्ठी कर ली जाए तो 20,000 आदमी आ सके पूरे फैसलाबाद में। अगली बात, 1800 रुपया किराया जड़ांवाला से इस्लामाबाद का आने का, 1800 जाने का, 1000 रुपया कोई रोटी पानी भी खाना जी। ठीक, 5,000 एक दिन का, 10 करोड़ रुपया एक हल्के का एक दिन का, सिर्फ अगर आने और जाने का हो। देखिए ना, जब आप गैर सियासी फैसले करेंगे, आपकी सियासी टीम आपके साथ नहीं है। आप पहले एक खातून जो कि एक खातून खाना थी, उनकी यानी अगर मुझे हिस्ट्री पता है, ओकाड़ा से उनका कुएं के वटू हैं, वो क्या है मैं उस पर डिटेल नहीं। उसके बाद उनकी एक शादी एक ऑफिसर से हुई,
अफसरों की बेग में तो बादशाह होती है, उन्होंने तो पता ही नहीं, जो ये ले आए वो ले आए, फलां कर दे फलां करते, गैर हकीकत पर। फिर वो एक प्राइम मिनिस्टर की घरवाली रही, वहां भी आपको पता बड़ी बड़ी वो बातें करती रही, हीरा छोटा नहीं पसंद, बड़ा प्लाट छोटा नहीं है बड़ा, यानी वो गैर, वो उनको उनकी सियासत तो उनकी गुटी में साथ तो बहुत सीजन लोग मैं उस सीजन आ रहा ना, क्या सीजन है भाई, वो 20,000 एक हल्के से, आपको पता है कि अगर जड़ा वाला 350 किलोमीटर से जुलूस शुरू हो तो 20,000 आदमी अगला हिस्सा उसका इस्लामाबाद पहुंच जाएगा, तो पिछला खत्म नहीं होगा एक हल्के का। यार क्या आप ये जो तो आप कह रहे तोता में नहीं नहीं नहीं, आप देखें ना, प्लानिंग करते हुए खुदा के लिए यार, आप थोड़ा, जब मुझे कोई कहे कि तलाल तुम्हें टिकट नहीं मिलनी, तुमने 10,000 आदमी लेके आना है, तो तलाल को पता है कि 10,000 तो सारी उम्र नहीं मैं लेके जा सकता, तो फिर ना ही लूं, फिर ना ही समझा। अगर मुझे कोई कहे कि आपने 100 आदमी लेके आना है, 200 आदमी लेके आना है, ठीक है, वो रियलिस्टिक है, वो रियलिस्टिक। देखिए ना, इस तरह की सोच, आप इसके जरा टोटल नंबर्स बनाएं। टोटल नंबर्स हमारे पास है, टोटल नंबर्स हमारे पास है, जरा दिखा भी देते हैं। शायद साहब जरा हम लॉजिस्टिक्स, वो जो असूली है उसके ऊपर हमारे लॉजिस्टिक्स की बात करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने बंदे लाने हैं और बंदों से एहतजाज करवाना है। तो जो फी एमएनए 10,000 का टारगेट है, तो ये तकरीबन 8,30,000 अफराद बनते हैं। सूबाई जो एमपीज़ हैं उनको आपने टारगेट दिया है, उसके मुताबिक तकरीबन 18 लाख लोग बनते हैं। तो 8 लाख 18 लाख मिला के ये को 25 लाख लोगों का टारगेट आपकी जमात ने, ये कितना रियलिस्टिक है वैसे अगर आप देखें तो? ये आपने मेरे से सवाल किया है? ज़ाहिर है आप एहतजाज कर रहे हैं, आप एहतजाज कर रहे हैं, तो नहीं करना सवाल, वो तो तनकीद कर रहे हैं। अच्छा देखिए तलत साहब, बात यह है कि हमने लोगों को जो टारगेट्स दिए हैं वो उसके ऊपर पूरा कोशिश करेंगे उतरने की। मैं कहता हूं 25 लाख नहीं आएंगे तो 20 लाख आ जाएंगे, 20 लाख नहीं आएंगे तो 15 लाख आ जाएंगे। बात यह है कि हर शख्स ने निकलना है। हमारी जो है मोबिलाइजेशन अवाम से है, तलबा से है, किसानों से है, हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी से है। हमें सिर्फ अपने पीटीआई के कारकुनान से नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है कि ये 25 करोड़ आवाम के लोगों के रहने के काबिल नहीं छोड़ा इन लोगों ने। जिस तरह की कठपुतली मुसल्लत किए गए हैं और जिस अंदाज से ये तर्ज हुक्मरानी लेके चल रहे हैं, हमारे पास एक ही ऑप्शन वाहिद रह गया है, वो है एहतजाज का। वो एहतजाज का रास्ता हमने बिल्कुल कथा कलम, मैं उस पर एतराज नहीं कर रहा, उसमें तो मैं जा ही नहीं रहा। वो तो हमने मान लिया कि आपने एहतजाज करना है तो भले करें, हम तो सिर्फ उसकी अमलियत के ऊपर बात कर रहे हैं। क्योंकि हमें पहले भी धरने याद हैं इमरान खान के, और उसके अंदर हमने देखा कि कितने बड़े नारे लगाए गए थे और आखिर में हुआ क्या। आपने कहा कि सारी कौम का मसला है, तो कौम की नुमाइंदगी करते हुए अगर इसमें से बहुत कम लोग आए या ना आए तो फिर वो क्या समझेंगे, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा आप में। देखिए तलत साहब, पहली बात तो यह है कि लोगों ने तो हमें हक के हुक्मरानी दे दिया है, क्योंकि हक की हुक्मरानी जमहूरियत में अवाम का हुआ करता है। पुरअमन अवामी इनकलाब 8 फरवरी को आ चुका है, लोगों ने 180 से ज्यादा सीटें हमें दे दी हैं, जिसके ऊपर शब खून मारा गया है। अब हम अवाम को अपील कर रहे हैं कि जिनके हुकूक के ऊपर शब खून मारा गया वो अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकलें। इस वक्त लोगों के हुकूक और उनके बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है। इस वक्त मुल्क को अगर आईन के मुताबिक नहीं चलाया जाएगा, इंसाफ के मुताबिक नहीं चलाया जाएगा, जमहूरियत के मुताबिक नहीं चलाया जाएगा, तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क की तनज़ली रोज बरोज आगे वो ठीक है, आपकी जैसे मैं सिर्फ बार बार आप इंटरवीन कर रहा हूं कि मैं भी टेम्परेचर देख रहा था इस्लामाबाद के, 9 डिग्री सेंटीग्रेड होगा रात को, ठंड बहुत ज्यादा है, रोटी पानी करना होता है, खैमे देने होते हैं, बिस्तर देने होते हैं, बंदों को लॉजिस्टिकल सपोर्ट देनी होती है। तो ये एक धंधा तो नहीं होता ना जी, आपको पता है कि धरने के अंदर क्या होता है, तो ये सारा कौन करेगा? देखिए 90% तो 95% लोग आज खुद कर रहे हैं, और पहले भी आए। आपने देखा 3-4 दिन लोग यहाँ रहे। लोगों ने अली अमीन गंडापुर साहब तो आए थे 5 को, 4 से हमारा एहतजाज जारी था, जो कि दिन में भी रहा और सारा दिन रात जारी रहा, और अगले दिन वो शाम को पहुंचे और जो केपी के जुलूस पहुंचे। लेकिन जो लोगों की मूवमेंट थी, मोबिलाइजेशन थी, वो पब्लिक एट लार्ज की थी, और पब्लिक एट लार्ज अपने रिस्क एंड कास्ट पे वो लोग आए, उन्होंने खाने भी खाए, उन्होंने अपना
सफर का भी बंदोबस्त किया, यहाँ इस्लामाबाद पिंडी से भी लोग निकले। देखिए काज की खातिर जब लोग शोएब साहब, मैं 1 बजे रात ये को नहीं देखा करते उस रोज उसके 1 बजे रात को मैं डी चौक में था। उस रोज 1 बजे रात को मैं डी चौक में था। मैं आपको विजुअल्स भी दिखा सकता हूं और मेरे साथ जो 2 बाकी सहाफ़ी थे उनकी बात भी बता सकता हूं। देयर वाज नोबडी अराउंड। ये जो आप कह रहे हैं ना कि रात में देयर वाज नोबडी अराउंड, लेकिन आपका ख्याल है कि आज खुद लोग निकलेंगे? तलाल साहब से पूछ लेते हैं। तो तलाल साहब, ये ऐन मुमकिन है कि हम मिस रीड कर रहे हो या आप मिस रीड कर रहे हो, लोगों के अंदर गुस्सा वाकईतन उतना है जितना है और कॉल पे आके बैठ जाएंगे, तो फिर आप क्या करें? देखिए, मैंने तो आपको बताया कि मैं तो सियासी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये हमारे घरों में, ये मेरा मतलब हर एक को ये तरीकाकार का पता है कि ये कॉर्नर मीटिंग से लेके जलसे जाते कैसे ऐसे एक सेट फार्मूला है, बंदे निकालने कैसे, लाने कैसे, मूव कैसे। आप पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खुद आने वाले जो होते हैं ना, वो 100-200 से ज्यादा नहीं होते। ठीक है ना जी, वो बड़े पेट किस्म के जो जाने जाना, जिन्हें नजरिए से मोहब्बत है, जिन्हें कोई लीडर से किसी मोहब्बत प्यार है। बाकी लोगों को, अच्छे कारकुनों को भी लाना पड़ता है। ठीक है ना, अच्छे दौर में मैं अब आपको मैं ये कैलकुलेशन 20,000 आदमी का मैं बता रहा था, पूरे फैसलाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। उसके बाद ये कोई सिर्फ पंजाब से कोई 28-30 लाख आदमी बनता है। ठीक है ना, मैं अगर एक दावा कर दूं कि भी आप आएंगे तो यहां पर 1 लाख का जलसा होगा और वहां पर 1,000 आदमी खड़ा होगा, तो वो मेरा 1,000 भी आप कहेंगे ये आपने क्या कर दिया। अगर मैं आपको कहूं कि भाई 500 का जलसा है, आप आए तो 1000 हो। ठीक है जी। दूसरा देखिए ना, इनमें सियासी लोग जो हैं वो तो पहले दिन से इनसे इख्तलाफ करते हैं। उन्होंने कहा असेंबलियां ना तोड़े, इन्होंने कहा तोड़नी। उन्होंने कहा इस्तीफे ना दे, इन्होंने कहा देने हैं। उन्होंने कहा आप आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट पे एहतजाज ना करें, इन्होंने कहा करना है। इन सारे फैसलों को SCO की कॉन्फ्रेंस से लेके यहां तक मुझे बताएं क्या रिजल्ट निकला? आपकी सियासी टीम आपके साथ ही नहीं है। पहले भी एक गैर सियासी लोगों को इस पर मैं ये नहीं कि भी शोएब शहीन साहब वकील हैं तो ये कम लायक है। देखिए, इनकी जो एक्सपर्टीज है वो मेरी नहीं है। जो मेरी एक्सपर्टीज हो सकती है एज ए सियासी कारकुन, वो इनको हो सकता ना। पहले एक चंद वकला को, फिर आप देखें ना 2 खवातीन, एक घर का उनका एक कब्जे का झगड़ा है। ठीक है ना जी, वो बहन चले यही बता दें, अपने मैसेज दिखा दें कि जो लोग पेशावर मीटिंग पे गए हैं, अलीमा बीबी की तरफ से उनको मैसेज क्या आए हैं। मेरा मतलब है वो लाल मुंह वाले मैसेज आए हैं जो तो बंदा कहता उनमें तेन अगला देनी। ठीक है ना जी। और उसके बाद देखिए ना, अगली बात, एक गैर सियासी आप फैसले कर रहे हैं, एक इतनी बड़ी कॉल और आपकी तैयारी कोई नहीं। यानी 24 को ये तो आप इस तरह, मेरा मतलब है कि 10 दोस्तों ने भी मरी जाना हो ना, तो वो भी बड़े दिन पहले फैसला करते हैं। लेकिन आपके मशवरे पर अगर उन्होंने तैयारी करी, फिर इल्जाम तो हट जाएगा कि तलाल ने किया है। मैं आखिरी इसमें देखिए, इसमें कामयाबी की वजह क्यों नहीं, नाकाम क्यों होगी? सियासी टीम नहीं है, सियासी फैसले नहीं है, और उसके बाद जो है ना, इदारों के अंदर से मदद नहीं है। ये नहीं है कि आप पेशावर से चलें और उसी वक्त 100 मोटो हो जाए, ये नहीं है। और जो प्लानिंग बनाया करता था वो आजकल पकड़ा हुआ है। ठीक है ना जी। अब बात ये है कि ये बेचारे तो सियासत, इन्होंने सियासत का क्या पता। अच्छा शोएब साहब, अगर इसके ऊपर वापस आइएगा, जो ये क़यादत का मामला है, शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा। उन्होंने बैनुस्सतूर जो है एहतजाज किया, उनका ख़ास अंदाज़ है एहतजाज, तो उन्होंने किया है, एतराज़ भी किया कि उनसे मिलने के लिए नहीं जाता। ये भी दुरुस्त बात है कि बुशरा कोई सियासी खातून नहीं है, वो अब फैसले कर रही हैं। ये भी हमें पता है कि अलीमा जो है उनके और बुशरा बीबी के ताल्लुकात सियासी तौर पर भले ख़राब नहीं हो, लेकिन टेंशन तो है। तो आपकी बाकी क़यादत किधर है? मतलब परवेज़ इलाही साहब कहाँ पर हैं? ये लोग लीड में क्यों नहीं है? देखिए, पहली बात तो आपको एक बात जहन में रखें कि सियासी तौर पर सियासतदान हमारे फैसला कर रहे हैं, जिसमें हम सब कोर कमेटी के मेंबरान हों, हमारी पार्लिमानी पार्टी के मेंबरान हों या पॉलिटिकल कमेटी के मेंबरान हों। बाकी जो 2 खवातीन के हवाले से आपने बात की है, अलीमा खान हो या उज़मा खान हो, वो इमरान खान की बहनें हैं। उनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं, वो अपने भाई की रिलीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा लॉयल और सिंसियर हैं। और इसी तरह बुशरा बीबी जो है वो अपने शौहर की रिलीज के लिए वो लॉयल और सिंसियर है, सियासी फैसले नहीं कर रहे, लेकिन वो अपनी जो लॉयल्टी है उनकी अपने शौहर के साथ या 2 बहनों की अपने भाई के साथ, सिर्फ उस हद तक उनका कंसर्न है।
तो लिहाजा ये कहना कि उनके दरमियान कोई डिफरेंसेस हैं या कोई और बात है। दूसरी बात जो आपने कही है, इस वक्त सारी लीडरशिप बाहर निकलेगी, चेयरमैन से लेकर नीचे वर्कर तक, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन तक, और उसके अलावा पार्लियामेंट एमएनए से एमपीए तक, और कोई भी हमारा टिकट होल्डर है या एमएनए है या एमपीए है या चेयरमैन है या एप्लीकेंट है अपनी यूनियन काउंसिल का, सभी निकलेंगे और अपने अपने काफिले लेके आएंगे, और जिस हद तक उनसे हो सकेगा वो आएंगे, बैठेंगे, और जो लीडरशिप का फैसला है या खान साहब का फैसला है उसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद होगा। अनलेस कोई गिरफ्तार हो जाता है, कोई खुदा न खास्ता किसी के ऊपर अटैक होता है या जो भी एक होता है, वो अलग बात है। लेकिन पूरे पाकिस्तान से हमारी सारी लीडरशिप निकलेगी, सारे लोग निकलेंगे, किसी को कोई स्पेयर नहीं किया गया। उससे पहले सिचुएशन और थी, अब की सिचुएशन ये है, और इंशाअल्लाह ताला हम सब निकलेंगे और एक ही दिन निकलेंगे और हर हल्के से निकलेंगे, हर जगह से निकलेंगे और आवाम निकलेगी। इसलिए कि देखें, आपको अपने हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब तक आवाम नहीं निकलेगी, जब तक पब्लिक नहीं निकलेगी, जब तक पॉलिटिकल पार्टी नहीं निकलेगी, आपकी तवक्को, एक बात आपकी तवक्को शेख साहब, आपकी खुद एक शेर पढ़ा ना जी, आपकी अपनी तवक्को क्या है कि जब आप बताएं, आप जब यहाँ पर पहुंचे तो रास्ते में क्या हो? हुकूमत वक्त में इनसे पूछूंगा इनका प्लान, आपकी मैं तवक्को अपनी क्या? बात ये दो अशार से करूंगा। एक तो खान साहब ने पढ़ा ऐ तायर लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज में कोताही। मैं अपना शेर ये पढ़ता हूँ कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये तस्वर कर रहा हूँ कि लाखों की तादाद में लोग होंगे, ठीक, और ये जो हमारी फीडबैक है या जिस तरह हम लोगों के साथ रवाबित में है, हम ये समझते हैं कि बाद में वो आपने कहा कि आप ये आपने कहा कि आप तस्वर कर रहे हैं कि लाखों का मजमा होगा, तो अगर आप तस्वर कर रहे हैं तो फिर लाखों पर तक महदूद क्यों रखिए? तस्वराती उड़ान को करोड़ों कह दीजिए, लेकिन ये चंद दिन दूर है। सो हाथ को कंगन आरसी क्या, पढ़ा लिखे को फारसी का पता चल जाएगा। हम रियलिस्टिकली हम ये तस्वर कर रहे हैं, जो हमारा होमवर्क है या जो हमारे रवाबित हैं या जो हमारी एक प्रिजम्पशन है। अब सारे अब हम डेफिनेट लिख के तो मैं नहीं दे सकता कि कितने लोग आएंगे, जरा फैसला, लेकिन जो हमारी प्रिजम्पशन है कि इंशाअल्लाह लाखों के तादाद में लोग यहाँ पहुंचेंगे। ठीक, तलाल साहब, टुवर्ड्स द एंड अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, जो फैसला साजी होती है ऐसे मामलात के ऊपर, वो जेल के अंदर बैठी हुई क़यादत करती है, जेल से बाहर बैठी हुई क़यादत करती है? तमाम डायरेक्शन जो है ना, शेर भी उन्होंने इमरान खान का जेल से पढ़ा है, जो खुद भी वो ट्वीट नहीं करते हैं, वो एक्स कोई और इस्तेमाल करता है, तो न जाने उन्होंने अपना शेर लिखा है किसी और से कहलवाया। जेल से अंदर डायरेक्शन है, इसका इम्पैक्ट क्या है? देखिए, ये जो ताहिर लाहौती है ना, ये बुशरा बीबी को सुनाए, और वो जो वो क्या इश्क नमरूद में कूद पड़ा, ये गंडापुर को समझाए। वो सारा कारकुन कूद पड़ता है, वो चाय पीने निकल जाता है, वो आके 780 के पर्चे भुगत रहे हैं जिन्होंने सिपाही को शहीद किया है, वो चाय पी के तो घर चला जाता है जाके वजारत आला करना। दूसरी बात यह है, जेल जब आपकी होती ना, ये तो बड़े हीनियस क्राइम में इस वक्त जेल काट रहे हैं और सजा याफ्ता है बानी पीटीआई। आप छोटे मामले में भी जेल में हो ना, तो जो आपकी जो स्ट्रेटजी है ना, वो वही जीतता है, वही जेल से निकलता है जिसकी बाहर वाली टीम तकड़ी होती है, समझदार होती है। जिस मुराद क्या है, समझदार होती है, वो आती है, वो आपसे मुकदमा डिस्कस करती है, आपकी रहाई के बारे में लॉजिकल बात करती है कि ये आपकी तफ्तीश क्या है, आप किस तरह रहा हो सकते हैं, आपका फैसला क्या आ सकता है, फिर उसके बाद स्ट्रेटजी पे बात करती है। और उसके अगर आप अंदर से ताहिर लाहौती और इश्क में तू कूद पड़ा और 20,000 बंदे ले आए इस तरह, तो फिर ये तो मुझे नहीं लगता कि ये क़यामत तक भी छूटेंगे। और मैं आपको बता दूं, हर एहतजाज के बाद खान साहब एक और इनकी रहाई कुछ और दूर चली जाती, हर एहतजाज के बाद, हर एहतजाज ने और हर इनके सियासी फैसले ने। एहतजाज शुरू हुआ इस्तीफों से, एहतजाज, इस्तीफे, असेंबलियां तोड़नी, SCO की कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन रिजल्ट को नहीं मानते अब, और हमेशा इन्होंने कहा आखिरी है, ये आखिरी है, इसके बाद बस अगली सवेर ही नहीं है जी, और हर आखिरी के बाद अगली तारीख का ऐलान भी फरमा देते हैं। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। देखते हैं कि मामलात किस तरफ जाते हैं, कुछ ज़्यादा दिन दूर नहीं है, 24 बिल्कुल साथ ही लगी हुई है। मुआशी मामलात के ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर मुआशी मामलात
दुरुस्त हो रहे हैं, लेकिन नकाद इससे इत्तफाक नहीं करते। ब्रेक के बाद नाज़रीन, सियासत धरी की धरी रह जाएगी अगर मईशत बैठ गई तो। वज़ीर ख़ज़ाना ने कल सारी कौम को हैरान किया, तकरीर की जिसके अंदर उन्होंने बताया कि मईशत बैठ नहीं रही, छलांगे लगा रही है। जो नकाद हैं इससे इत्तफाक नहीं करते हैं। हमने ये भी सुना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोई मुआशी प्लान और विजन मुरतब कर रहे हैं। एक ऐसा विजन होगा जिसके ऊपर IMF की छाप लगी होगी, होम ग्रोन होगा या नहीं होगा। हमारे पास मौजूद है अली परवेज़ मलिक साहब, वज़ीर ममलकत बराए ख़ज़ाना। उनका बहुत शुक्रिया। ज़रा ये बताइएगा अली साहब कि वज़ीर आज़म का कौन सा मुआशी प्लान है जो वो डेवलप कर रहे हैं और वो कब डेवलप करके रिलीज़ करेंगे? देखिए तलत साहब, ये जो हमारी माशी इस वक्त सूरत हाल है ना, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि आपने अपनी मईशत के अंदर जो इमरान खान साहब की जब हुकूमत इख्तिताम पे हुई तो आप जानते हैं हमारे खसारे तो थे बिल्कुल काबू से बाहर हुए थे। तो उसके अंदर एक पहलू तो था स्टेबलाइजेशन का, जो हमने IMF की मदद के साथ खैर खैरियत से अब उसको हमने मेरे ख्याल है मईशत के अंदर इस्तेहकाम काफ़ी हद तक कर ले आए हैं। और अब उसके अंदर आपको उसकी जो अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी है वो भी नज़र आना शुरू हो गई है, चाहे वो एक्सपोर्ट्स की शक्ल के अंदर हो, चाहे बाकी आपकी रेमिटेंसेस की शक्ल के अंदर हो, चाहे स्टॉक मार्केट के अंदर जो इतमाद मईशत के अंदर नज़र आ रहा है उसकी शक्ल में हो। तो ये एक पहलू था। अब आपने जब इस्तेहकाम से एक जामे और पायदार तरक्की के सफ़र की तरफ जाना है, यहाँ पे वो वज़ीर आज़म साहब का होम ग्रोन जो रिफॉर्म एजेंडा है वो सामने आएगा, जिससे आप अपनी मईशत को एक जामे तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। और इसके लिए प्रोग्राम हर जो आपकी वजारतें हैं उनकी मुशावरत के साथ पूरी तरह से तरतीब दे दिया गया है। बहुत ही करीब प्राइम मिनिस्टर साहब अपना इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का सेशन कॉल करेंगे, जिसके अंदर जो रोड मैप है, जिसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट्स को किस तरह से इनकरेज करना है, जिसमें आपने अपनी टैक्स पॉलिसी के अंदर किस तरह ग्रोथ के एलिमेंट को इनकॉर्पोरेट करना है, आपने अपनी एक्सपोर्ट्स को इंजन ऑफ ग्रोथ बनाना है। तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के आगे और एकेडमिया के जो आपके लोग हैं जिनके साथ ये मशावरत के साथ बना है उनको पेश किया जाएगा। जब इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल से क्लियर होता है उसके बाद इसको पब्लिक स्फीयर के अंदर लाके फॉर डिस्कशन एंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्रीज के अंदर इसको भेज दिया जाएगा। तो ये इसके जो खदोखाल हैं वो ये हैं। और उसके मुताबिक अगर आप कोई सवाल सवाल है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि IMF के साथ मामला ठीक हैं, IMF गैर मामूली वफद यहां पर आया, उसने जो प्रेस रिलीज जारी की उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज पॉइंट आउट की, आपने होम ग्रोन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। होम ग्रोन कैसा होगा जब सब कुछ तो IMF के साथ तयशुदा मामले के तहत चल रहा है, तो ये कैसा होम ग्रोन होगा? नहीं, देखिए तलत साहब, मैंने आपसे गुजारिश की कि इसके दो पहलू हैं। स्टेबलाइजेशन के अंदर IMF का एक करीदी किरदार है, क्योंकि उनके बगैर जो हमारे खसारों की सूरत हाल थी शायद हम दिवालियापन से बच नहीं सकते थे। तो उसके अंदर IMF की बिल्कुल शराकत आ रही है। मैंने आपसे कहा जब इसको ग्रोथ की तरफ, फ्रॉम स्टेबलाइजेशन टू सस्टेनेबल ग्रोथ, अपनी मईशत को आपने रीओरिएंटेट करना है, उसके अंदर आपका वजीर आजम साहब का होम ग्रोन रिफॉर्म एजेंडा आता है। तो जो रिफॉर्म एजेंडा वो IMF प्लस है। अब जो आपने बात की कि जी किस तरह से ये जो गैर मामूली ये दौरा था और क्यों IMF वाले आए और उन्होंने हमारी कमजोरियों की तरफ निशानदेही की, मैं इस पे आपसे निहायत ही एहतराम से गुजारिश करूंगा कि आप वो प्रेस रिलीज का खुद जो उसके अंदर उन्होंने जो अपनी तहरीर लिखी है वो देख लें, जिसके अंदर कहते हैं कि जब आप अपना रिव्यू साइकिल को क्वार्टर से सेमी एनुअल बेसिस पे करते हैं और जो आपका एक रूटीन का एक तरीकेकार है, तो उसके अंदर ये जो विजिट्स होती हैं इस किस्म की जिसमें आप आके स्टॉक टेकिंग करते हैं, ये रूटीन का हिस्सा होता है। ये उनकी अपनी तहरीर के अंदर लिखा हुआ है। और जहां तक उनकी हमारी कमजोरियों की निशानदेही करना, वो आप फिस्कल फ्रंट के ऊपर जो FBR की अंडर परफॉर्मेंस की तरफ अगर इशारा कर रहे हैं या पावर सेक्टर के चैलेंजेस की तरफ इशारा करें, तो यकीनन उसके अंदर मुश्किलात हमारे सामने है। पर आप जानते हैं मईशत की मैनेजमेंट तो एक डायनेमिक साइंस है, उसके अंदर कोई आइसोलेशन में चीज
चीज नहीं होती, तो कोई चीज बेहतर होती है, कोई चीज बदतर होती है। तो अगर आप इसी चीज को देखें तो हमारे एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर सूरत हाल कहीं बेहतर है, हमारे पास जो महंगाई के जो नंबर्स आ रहे हैं वो कहीं बेहतर है, जिसकी वजह से आपके बजट के फ्रेमवर्क को शायद रिकैलिब्रेट करना पड़े। क्योंकि जब बजट बनाया गया था तो महंगाई का उसके अंदर जो तखमीना लगाया गया था वो 12% था, ग्रोथ का 3% था, और इसका मतलब यह था कि ऑटोनोमस इंक्रीज जो रेवेन्यूज के अंदर आपने एक्सपेक्ट की थी वो 15% है। तो अगर महंगाई अब 7% आ गई है तो शायद आपको उसके अंदर कुछ रद्दोबदल करना पड़े, पर एट द सेम टाइम यू मस्ट अप्रिशिएट कि महंगाई कम होना एक अचीवमेंट है ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और शायद ये IMF ने भी इस तेजी के साथ उसके ऊपर काबू पाने की सलाहियत नहीं देखी थी जिसमें हमने हासिल किया है। इसके साथ साथ एक और जगह जहां पे ओवर परफॉर्मेंस आ रही है वो आप ये देखें कि 4 महीने के अंदर जो करंट अकाउंट डेफिसिट अंदाजा लगाया गया था IMF के अपने फ्रेमवर्क के अंदर, उसके मुताबिक आपने साल के अंदर करंट अकाउंट का डेफिसिट तकरीबन $3.5 अरब के करीब करना था, जिसका मतलब ये 4 महीने में तकरीबन $1 अरब का खसारा होना था। तो आज जो नंबर रिलीज हुए हैं स्टेट बैंक के अंदर, उसमें करंट अकाउंट का जो बैलेंस आपका आ रहा है 4 महीने का वो $200 मिलियन से प्लस है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए किसी जगह कोई आपकी स्लिपेज आ रही है, किसी जगह ओवर परफॉर्मेंस आ रही है, तो ये हमने उनके साथ एंगेजमेंट के साथ इस मामले को रिकैलिब्रेट करना है। क्योंकि जो माशी हकीकत पाकिस्तान की है वो ये है कि अगले 4-5 साल के अंदर $100 अरब से ज्यादा की ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट आपकी है, और उसके लिए हमें IMF फ्रेमवर्क के अंदर रहना उसका एक बुनियादी उसका एक तकाजा है। तो हम इसके अंदर मईशत को एक जिम्मेदार अंदाज के अंदर आगे चलाना चाह रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला शहबाज साहब पुरअज़्म है कि इस IMF को उन्होंने आखिरी प्रोग्राम बनाना है, जिसके लिए आपने देखा होगा कि पिछले 4-6 महीने में हमने जो इकदाम लिए वो शायद 50-60 साल के अंदर भी पाकिस्तान ने नहीं लिए। आपका एग्रीकल्चरल टैक्स का देख लें जो इनकाद होने जा रहा है, आपके ट्रेडर्स वगैरह के ऊपर जिस किस्म की टैक्सेशन हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला अच्छा, फिक्र मत कीजिए, मिल के मैंने क्या फिक्र करनी, मैंने क्या फिक्र को हम एक सही पटरी पे डालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मैंने क्या फिक्र करनी, ये फरमाएगा आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया और मईशत को बहाल करने का जिक्र किया। वो फॉरेन इन्वेस्टर जो 2 चीज़ें देखता है, वो दहशतगर्दी के मामलात को देखता है, चाइनीज़ की तरफ से कंसर्न्स का इजहार आपने सुन लिया, वो सियासी मामलात को देखता है। 24 तारीख को फिर यहाँ पे थिएटर लगने वाला है, सूबाई हुकूमत जो है वो तैयारी कर रही है इस्लामाबाद के ऊपर हल्ला बोलने की। तो इस सारे मंजरनामे के पेश नज़र आप कैसे एक बड़ी अच्छी तस्वीर बना सकते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट आएगी और पाकिस्तान की इकॉनमी बूस्ट करेगी? एक इकाई जो है वो तो आपके साथ लड़ाई में मसरूफ़ है। आप बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं तलत साहब। देखें ये जो आपकी सियासी आलूदगी है और ये जो दहशतगर्दी दोबारा सर उठाती हुई आपको नज़र आ रही है, इसकी वजह से बेपनाह मसाइल हमारी मईशत को दरपेश होते हैं। पर मैं देखें आपसे गुजारिश करूंगा कि होल ऑफ द नेशन, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हम इस मामले को आगे लेके चल रहे हैं, और चाहे सूबाई हुकूमत कोई जो है वो आपसे यहाँ पे एहतजाजी तहरीक के अंदर आगे आगे नजर आती है, पर जहां तक उनकी रियासती जिम्मेदारी है उसके अंदर वो भरपूर अंदाज के अंदर वफाक के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और उसकी मैं चंद मिसालें भी आपको पेश कर देता हूं। देखें जो नेशनल फिस्ट है, जिसके अंदर आपने जो आपकी फेडरेशन और फेडरेटिंग यूनिट्स के दरमियान जो इम्बैलेंस है उसके अंदर रिलेशनशिप को रिकैलिब्रेट करना है, तो उसके अंदर KPK हुकूमत बिल्कुल हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चरल टैक्स का जो निफास है उसमें पंजाब के अंदर हो गया, उसके अंदर सारी लेजिस्लेशन के ऊपर इनपुट वगैरह सारा कुछ KPK हुकूमत के अंदर भी हमारे साथ हुआ है। इसके साथ जो BISP एंड सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स हैं जो 18वीं तरमीम की स्पिरिट के तहत सूबों के अंदर चले जाने चाहिए थे, उसके ऊपर भी हमारी गुफ्तो शनीद उनके साथ जारी है। उनके जो एडवाइजर फाइनेंस हैं वो FBR के अंदर आके मेरे साथ बेपनाह मीटिंग्स कर चुके हैं, जिसके अंदर हम टोबैको की जो इलिसिट ट्रेड है उसके ऊपर किस तरह से मिलकर काम करना चाहते हैं, वो भी सिलसिले की एक कड़ी है। इसके मुताबिक बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर कंट्रोल के अंदर वो हमारी क्या मदद कर सकते हैं, उसके अंदर भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो मैं सियासी जो इख्तिलाफ अपनी जगह और इस आलूदगी की वजह से जो हमें जोर ज्यादा लगाना पड़ता है उस चीज को मानते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि सारी इकाइयां कम से कम अपनी रियासती जिम्मेदारियों को समझते हुए वो वफाक के साथ कोऑपरेट करती हुई हर फोरम पे नजर आती हैं, चाहे वो एपेक्स कमेटी की मीटिंग हो, चाहे वो आपकी SIFC का फोरम हो, चाहे वो आपके FBR की
इस्लाहात की बात हो तो अल्लाह ताला खैर रखे। अल्लाह करे कि हम सियासी माहौल के अंदर भी एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर लें और उससे यकीनन आसानियां और ये जो हम मरहले हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करने में आसानी होगी। पर जहां तक जिम्मेदारियों की बात है, सब लोग अच्छे अंदाज में कोशिश कर रहे हैं कि इस गाड़ी को आगे लेके चलें। जरा ये आखिर में फरमाइएगा कि मिनी बजट की बड़ी बात हो रही है, तो आपकी बातों से जो मैंने गैदर किया वो ये कि कुछ एडजस्टमेंट्स आप करेंगे, लेकिन क्या कुल्ली तौर पर कोई मिनी बजट भी लाने का प्लान है या नहीं है? उसके ऊपर बताइएगा कि मिनी बजट की क्या कैफियत? देखिए तलत साहब, गुजारिश इस तरह से है कि मैंने जो आपको पिछले सवालों में जवाब दिया वो ये है कि हमारी माशी हकीकत हमारी ये है कि हमें IMF फ्रेमवर्क के अंदर रहना है। हमने किस तरह से पिछला बजटरी फ्रेमवर्क चेंज हुआ है और उसके अंदर कौन कौन सी जो अजम्पशंस आपने ली थी महंगाई के सिलसिले के अंदर, बाकी मईशत की मैनेजमेंट के सिलसिले के अंदर, उसकी वजह से जो तब्दीली आ रही है हमें IMF की मशावरत के साथ ही उसको अटेंड करना पड़ेगा। और हमारी ये पूरी उम्मीद है कि जब हम उनके सामने ये जो अपने जायज जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो पेश करेंगे तो हमारी समझते हुए वो हमारे साथ एक नया जो रिकैलिब्रेशन का इक्वेशन सेट करेंगे, उसमें कोई बहुत ज्यादा रद्दोबदल नहीं आएगी। तो एज ऑफ टुडे तो कोई मिनी बजट के ऊपर ना गुफ्तो शनीद हो रही है, ना कोई एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स की बात हुई है, पर हमें ये IMF फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए जितनी भी स्पेस होगी उसमें इस निजाम को आगे लगाना है। और अगर हम चाहते ये हैं कि हमारे तनख्वाहदार लोग जिनकी आवाज बेपना मौकों के ऊपर आप भी बने, जिस चाहते हैं कि दूध के डब्बे के ऊपर जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उसका बोझ कम किया जा सके ताकि गरीब के ऊपर रिग्रेसिव टैक्सेशन को कम किया जा सके, तो हम सबको मिलके अनटैक्स्ड और अंडर टैक्स सेक्टर्स की तरफ प्रोसीड करना होगा और वो बजरिया इन्फोर्समेंट ही होगा। तो अगर हम इन्फोर्समेंट अपनी ठीक कर लेते हैं, हर शोबे के मईशत के उस शोबे को जो अपना जायज हक इस टैक्स के निजाम के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करा, अगर उनको इस दायरे के अंदर ले आते हैं तो यकीनन किसी किस्म के और नए इक़दामात की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अल्लाह ताला खैर रखे, अच्छे अंदाज के अंदर हम इन्फोर्समेंट के साथ कोशिश करेंगे कि ये मामलात को कवर कर लें। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, ये तो होगी मीठी मीठी बातें। कड़वी बातों के लिए हम जाएंगे मिफ्ता इस्माइल के पास। हुकूमत तो कह रही है कि मईशत में सब अच्छा हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल हमारे पास मौजूद है, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, सेक्रेटरी जनरल है अवाम पाकिस्तान पार्टी। मिफ्ता साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मैं आपका बयान एक अखबार में पढ़ रहा था, आपको तो हर तरफ मंदा ही नज़र आ रहा है, कहीं पर कोई धंधा नज़र नहीं आ रहा। तो कुछ ये तो मानिए कि हमारे मामला दुरुस्त हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी देखिए, इन्वेस्टमेंट लेवल देखिए, रेमिटेंसेस देखिए, बजट खसारा देखिए। अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते तो आप हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे होते कितना अच्छा है, लेकिन अब आप नहीं हैं, अब आप नाराज हैं, क्या वजह? देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा कि हर तरफ मंदा है, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर गई है और इंशाअल्लाह ताला और ऊपर जाएगी। मेरी तो उम्मीद है, दुआ है कि पाकिस्तान में और तरक्की हो। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है, ये बात तो दुरुस्त नहीं है। ये कहना कि हुकूमत की कोई कारकर्दगी अच्छी है, इस बात तो दुरुस्त नहीं है। हुकूमत ने कहा था कि पेंशन रिफॉर्म्स करेगी, हुकूमत ने नहीं किए। हुकूमत ने कहा था कि मिनिस्ट्रीज कम करेगी अखराजात कम करने के लिए, वो नहीं किया। हुकूमत ने कहा था कि नेशनल फाइनेंस पैक्ट बनाएंगे जिसमें सूबों को कुछ अखराजात मुंतकिल करेंगे, वो नहीं किया। हुकूमतों ने कहा था कि 1 जनवरी से एग्रीकल्चर टैक्स लगाएंगे, वो नहीं किया। हुकूमत ने कहा था दुकानदारों को टैक्स नेट में लेके आएंगे, वो नहीं किया। आज आपके ऊपर 38.5% टैक्स है, बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर 50% टैक्स है, कंपनी के ऊपर 60% टैक्स है। ये दुनिया के हाईएस्ट टैक्सेस में आता है। पाकिस्तान में बिजली और गैस न सिर्फ खित्ते में सबसे महंगी है बल्कि तमाम तकरीबन बराबर इनकम मुल्कों से महंगी है। थाईलैंड से महंगी है, साउथ अफ्रीका से महंगी है, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम से महंगी है, ज़ाहिर हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से महंगी है। तो इसीलिए सरमायाकारी भी नहीं आ रही। तो ये बात तो दुरुस्त है। ये बात दुरुस्त है कि जिस तेज़ी से रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है क्योंकि दुनिया भर में तेल सस्ता हुआ है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तो अखराजात बढ़ा दिए हैं, 22% जाली अखराजात बढ़ा दिए हैं, 64% PSDP बढ़ा दिया है, 600-700 अरब रुपया PSDP के अंदर और ADBs के अंदर MNAs और MPs को दिया है खर्चे करने के लिए। 100 गाड़ियाँ आ रही हैं। IMF की तरफ से जो वफद आया था और उसके ऊपर बड़ी बहस हुई, आपने बड़ा क्लोजली उसको देखा होगा। उसकी तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुई उसका हवाला मैंने अभी दिया अली परवेज़ मलिक के साथ बातचीत में, तो उसमें बहुत ज़्यादा दे आर नॉट दैट कंसर्न्ड
लगता है कि मामला ठीक ही हैं। आपने जिन इश्यूज़ की तरफ निशानदेही की उन्होंने को बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं की। लगता है कि वो मुतमईन है। और IMF आपको पता है कितना क्लोजली पाकिस्तान को मॉनिटर कर रहे हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि IMF क्लोजली मॉनिटर करता है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर जो वादे करता है वो पूरे नहीं कर सका। और IMF ने मेरे ख्याल से आके ये बात की है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकी PIA की। IMF ने बात की है कि नेशनल फाइनेंस अकाउंट जो पैक्ट है उस पर कैशरफ नहीं हुई। IMF ने ये भी बात करी है कि एग्रीकल्चर टैक्स की बात हुई थी, वो बात अभी तक नहीं नज़र आ रही। तो IMF ने ये बातें भी की हैं। और ये एक रूल हमारा है, स्टेट IMF से एग्री करा हुआ है हुकूमत पाकिस्तान ने इस बार, कि अगर 1% से कम GDP टैक्स टू GDP हो जाएगा, जो इनका रेशो है उससे 1% कम हो जाएगा, तो नया मिनी बजट आ जाएगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे मिनी बजट ना आए, लेकिन अगर मिनी बजट आए तो उसमें पहली मरतबा शहबाज शरीफ साहब कुछ अखराजात कम करके दिखाएं। जब शहबाज साहब ये फरमाते हैं कि मुल्क मुश्किल में है और हमको कुर्बानी देनी होगी, तो कुर्बानी एक तरफा तो नहीं होती ना तलत भाई, कि मैं और आप कुर्बानी दे दें ज़्यादा टैक्स दे के, मैं और आप कुर्बानी दे दें ज़्यादा बिजली के बिल भर के, मैं और आप कुर्बानी दे दें गैस के टैक्स ज़्यादा निर्ख भर के। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बदस्तूर 22% अखराजात बढ़ाते रहें, PSDP खर्चे बढ़ते रहें, सूबे पंजाब से गाड़ियों पर गाड़ियाँ खरीद रहे हैं अफसरों के लिए। ये कौन सी सेक्रीफाइस है? अगर सेक्रीफाइस होगी तो मेन हासिल कौम होगी। सिर्फ हुकूमत सेक्रीफाइस ना करे और हम तमाम लोग सेक्रीफाइस करें, ये तो सेक्रीफाइस ना हुई। लेकिन मैक्रो पिक्चर तो इम्प्रूव हो रही है ना जी। आई अंडरस्टैंड कि आपका जाविया या लेंस आपका एनालिसिस का क्या है, लेकिन मैक्रो पिक्चर जो अमूमन फाइनेंस मिनिस्टर्स को, हुकूमतों को बहुत बॉदर करती है, जिसके अंदर आपने पहले स्टेबलाइजेशन करनी होती है, नंबर्स अपने ठीक रखें, बड़ी तस्वीर को ठीक रखें, वहाँ पर तो इम्प्रूवमेंट है। बट यू आर सेइंग कि इट इज़ नॉट इनफ। मैं देखिए गुजारिश ये कर रहा हूँ कि बिल्कुल मैक्रो पिक्चर इंप्रूव हुई है, और उसकी एक ही वजह है कि दुनिया भर में तेल की कीमत कम हो गई है, क्योंकि चाइना की मईशत स्लो हुई है। तो तेल की कीमत कम हो गई है, जिससे हमारा इन्फ्लेशन रेट भी कम हो गया है। और तेल की कीमत कम होने के साथ साथ LNG की कीमत भी कम हो गई है, यूरिया की कीमत कम हो गई है, DAP की कीमत कम हो गई है। कमोडिटी साइकिल जो है वो डाउन टर्न पे है, तो चीज़ों की सस्ती हो गई हैं दुनिया भर से। लेकिन क्या हुकूमत ने जो इतने इस्लाहात करने थे उसमें एक इस्लाहात भी करी है? एक इस्लाह भी करी है? क्या हुकूमत ने कोई अखराजात कम करने की कोशिश की है? कोई वजारत डिवॉल्व करने की कोशिश की है? कोई मुझे ये बताइए, कोई हॉरिजॉन्टल टैक्स एक्विटी है पाकिस्तान में कि एक नौकरी पेशा आदमी जिसकी 75,000 रुपये तनख्वाह है उससे आप ले रहे हैं टैक्स, और एक आदमी जिसकी 1,000 एकड़ की ज़रई अराजी है उसको टैक्स से इस्तिस्ना है? एक आदमी जो अरबों रुपए के घर में रहता है उससे वो टैक्स से इस्तिस्ना है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कल कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने कल कहा कि जो ज़राअत के ऊपर टैक्स जो है और रियल एस्टेट के ऊपर है, अब उन्होंने कहा कि इन्फोर्समेंट के जरिए हम करवाएंगे, कोई छूट नहीं होगी। तो आप उनके अल्फाज को संजीदगी से नहीं ले रहे? तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। फाइनेंस मिनिस्टर का दिल एकदम सही जगह पे है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर साहब का बस नहीं चलता। वजीर आजम जो है उनको ओवर रूल कर देते हैं। यही हुआ है दुकानदारों के टैक्स के अंदर। ये पहली मरतबा नहीं हुआ, मेरे साथ भी हो चुका है कि जब इन्होंने कहा कि टैक्स डाल रहे हैं और दुकानदारों ने शोर किया, तो आपने एक कैटेगरी बना दी 100 रुपये पर मंथ की, तो किस्सा ख़त्म हो गया 100 रुपये महीने का टैक्स पे। इसी तरह आपने एग्रीकल्चर टैक्स पे कहा अच्छा 1 जनवरी से नहीं डालेंगे, 1 जून से डालेंगे, अच्छा ये एग्जाम्पशन दे देंगे, वो एग्जाम्पशन दे देंगे। देखें, जब ये बात आएगी तब आपको पता चलेगा कि ये हुकूमत ने अब तक कौन सी, मुझे बताइए ना, कौन सी मुश्किल उठाई है। जब आपका इन्फ्लेशन रेट 12% है तो आप 22% जारी अखराजात किस मुँह से बढ़ा रहे हैं? जब आपका इन्फ्लेशन रेट 12% है तो आप 64% PSDP किस लिए बढ़ा रहे हैं? मतलब ये टाइम है PSDP और खर्च करने का और MNAs और MPA को पैसे देने का? सीरियसली, मतलब जब आपकी पाकिस्तान भर में बिजली महंगी तरीन हो, दुनिया भर में महंगी तरीन बिजलियों में से एक बिजली हो, एशिया में एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम हाईएस्ट बिजली महंगी हो, तो आपको बिजली सस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए, या आप जो है वो मतलब PSDP के खर्चे बढ़ा देने चाहिए? आपको गैस सस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए या PSDP के खर्चे बढ़ाने चाहिए? तो इस हुकूमत में मुझे आप बता दीजिए कि कौन सी एक इस्लाह करी है शहबाज शरीफ ने, मैं मान लूँगा। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड उनका खैर आर्गूमेंट ये है कि पहले हमने हमारे पाँव तो ज़मीन पे लगने दे, इस्लाहात भी कर लेंगे। टुवर्ड्स द एंड सऊदी इन्वेस्टमेंट की बड़ी बात हुई और मुआहदात बाकायदा साइन हुए। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये इन्वेस्टमेंट का जो डोर है वो खुल सकता है, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट? अल्लाह करे ये हो, लेकिन तलत भाई आप ये सोचें कि हम 1.5-2 साल से बातें कर रहे हैं कि 100 बिलियन सऊदी अरब से आ रहे हैं, 10 बिलियन UAE से आ रहे हैं, और हम लोग ही कहते हैं, सऊदी अरब वाले नहीं कहते, UAE वाले नहीं कहते, कुवैत वाले नहीं कहते, कतर वाले नहीं कहते, हम कहते हैं। गुजारिश ये है कि जब एक इन्वेस्टर ये सोचेगा
कि वियतनाम में पाकिस्तान से बिजली सस्ती है, गैस सस्ती है, टैक्स कम है, ब्यूरोक्रेसी और रेड टेप कम है। हिंदुस्तान में भी यही आलम है, बांग्लादेश में भी यही आलम है, साउथ अफ्रीका में भी ये आलम है, थाईलैंड में ये आलम है। तो क्यों आएगा पाकिस्तान में? क्या हमने पाकिस्तान को बेहतर किया है? शहबाज शरीफ साहब का काम ये था, ये नहीं है कि बार बार जाके आप सऊदी अरब से जाके बोले इन्वेस्ट करो। आपका काम ये है कि आप इधर ऐसे हालात पैदा कर दें कि जिससे इन्वेस्ट हो। आज ये देखें, हम बड़ी बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमी की और इसमें स्टेबिलिटी आई है सिर्फ ऑयल की प्राइस से, लेकिन सच्ची बात यह है कि आज भी 40% पाकिस्तानी जो है वो खते गुर्बत के नीचे है। 10 करोड़ 50 लाख लोग पाकिस्तान में खते गुर्बत के नीचे हैं। आज भी लाखों बच्चे भूखे सोएंगे। आज भी 2 करोड़ 65 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूल में नहीं जा रहे। इसका जिम्मेदार कौन है? आई हैव टू लीव इट देयर। अगर मैं आर्गूमेंट बिल्ड कर सकता हूँ कि ये 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं एकदम तो स्कूल से बाहर नहीं निकले और खत गुर्बत से नीचे जो लोग रह रहे हैं एकदम तो नीचे नहीं गए, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब कुछ हुआ। बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस नाज़रीन। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।